सुबह हो चुकी थी और चोंगजाओ उबासियां देते हुए उठता है और उठते ही अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो इतनी जोर से गगा चलाता है कि बेचारे यूयिंग को तो हार्ट अटैक आने वाला हो जाता है। गगा, आप मेरे बेड में सो रहे हो, क्यों, कैसे? उसके हाथ को जोरदार थप्पड़ मारकर उठते हुए यूयिंग कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास तुमने कोई चारा छोड़ा था, और नहीं तो क्या रात को टल्ली होकर तुम ही तो उसको पकड़कर रो रहे थे, गग्गा मत जाओ, गग्गा मत जाओ। अरे हाँ, तुमको तो रात में क्या हुआ सुबह को भूल जाते हो, तुम्हारी तो याददाश्त की प्रॉब्लम है। यूयिंग की कमीज पकड़ उसे रोकते हुए चोंगजाओ कहता है, गगा, क्या आपने तय कर दिया कि आप कहाँ जाएंगे, मृत्यु लोक में या फिर दैत्य लोक में? मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपकी सुरक्षा का इंतजाम कर सकूं। चोंगजाओ ने कसकर कमीज पकड़ा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे, और हम सबको पता है कि ये भी एक ड्रामा ही है। पर शायद यूयिंग को नहीं पता कि ये सब एक ड्रामा है। यूयिंग कहता है, मुझे तुम्हारे लोगों पर विश्वास नहीं। चोंगजाओ निराश होकर अपना हाथ छोड़ देता है। वो जमीन की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर? यूयिंग उसके चेहरे को ऊपर उठाकर कहता है, तो फिर तुम्हारे अंगरक्षकों की जगह अगर सम्राट खुद मेरी सुरक्षा करें तो? बताइए महाराज, आपको ये विचार कैसा लगा? ये सुनकर चोंगजाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खुश देखकर यूयिंग भी खुश हो जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा साइड हाल अच्छा रहेगा, कुछ परियों को भेजकर उसकी मेरे लिए सफाई करवा दो। चोंगजाओ बस बच्चों की तरह हंसे ही जा रहा था। तुम्हारा दरबार जाने का समय हो गया है, मैं सब कुछ खुद से संभाल लूंगा, चिंता मत करो, वैसे भी सारे दास दासियां मुझे जानते हैं। चोंगजाओ कहता है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी जरूरत होगी तो मुझे बताइएगा। यूयिंग उसे चुप करवाते हुए कहता है, इतनी जोर से मत बोलो, अगर राजमाता को पता चल गया कि मैं तुम्हारे महल में हूँ तो मुझे डर है कि वो मेरे पूरे जल कबीले को ही खत्म कर देंगी। चोंगजाओ कहता है, ठीक है, और यूयिंग उसके गालों को अच्छे से खींच देता है। गगा, मैं एक बार अपने सारे काम खत्म कर लूं तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। यूयिंग कहता है, बेवकूफ। ये है साइड हॉल जहाँ पर यूयिंग रुकने वाला है। मुझे लगता है कि इतना इंतजाम काफी रहेगा, वैसे भी मैं कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रुकने वाला हूँ। इतने में एक सैनिक पहरेदार आकर उसे प्रणाम करते हुए कहता है, जजराज, आकाश द्वार के पहरेदार पूजू का प्रणाम स्वीकार करें, सम्राट ने मेरी नियुक्ति आपकी सेवा में की है। यूयिंग घबराकर कहता है, चोंगजाओ इस बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहा है, भला आकाश द्वार के पहरेदार को परेशान करने की क्या जरूरत थी? अचानक से यूयिंग के दिमाग में एक बात आती है तो वो पहरेदार से पूछता है, पूजू, आप स्वर्गीय सैनिक हो तो आपको प्लम्ब सैनिकों के बारे में तो पता ही होगा। पूजू कहता है, प्लम्ब सैनिक आत्माओं के कबीले का अव्वल दर्जे का ग्रुप है जो आत्माओं के कबीले ने आकाश कबीले को समर्पित किया हुआ है। ये बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली हैं। और हाँ, ऊपर से ये केवल सैन्य मोहर के मालिक का आदेश मानते हैं, जो मोहर इस समय राजमाता के पास है। यूयिंग कहता है, सैन्य मोहर? बूलियो पवेलियन। चोंगजाओ कहता है, माँ की सैन्य मोहर तो काफी काम की चीज है। चोंगजाओ एक बहुत ही बड़े सिंहासन पर बैठा था, उसके हाथ में उड़ रही थी सैन्य मोहर और बहुत ज्यादा वो खुश था। उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था प्लम्ब सैनिकों का मुखिया यूमो। महाराज, जब जलराज आपके संरक्षण में है तो हम लोगों ने शीश झील की घेराबंदी क्यों कर रखी है? चोंगजाओ कहता है, इतनी जल्दबाजी क्या है, हम लोग सब कुछ आराम से धीरे धीरे करेंगे। इस प्रकार हम सब लोगों के बीच सिद्ध कर देंगे कि माँ की योजना यूयिंग को सिर्फ यूयिंग को मारने की थी और उनका निशाना जल कबीला बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरीके से सबका ध्यान हम जल कबीले की तरफ लगाकर अपने सैनिक सारे 9 लोकों में स्थापित कर देंगे। यूमो घबराकर कहता है, महाराज, तो क्या आपकी योजना? यूमो यहीं पर बात करते करते अचानक से रुक जाता है जब चोंगजाओ कसकर मोहर को पकड़ लेता है। चोंगजाओ हंसते हुए कहता है, हाँ, 9 लोगों को इकट्ठा कर उन पर राज करने की। चोंगजाओ की आंखों का रंग जो लोग गुजू को जानते हैं वो शायद अब तक समझ चुके होंगे। चोंगजाओ अति के प्रभाव में है। शुरुआत में जो चोंगजाओ ने अति का वार खुद पर दिया था उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ। चोंगजाओ यूयिंग को अपने साथ रखना चाहता था, पर उसे यूं इस तरह से षड्यंत्र में फंसाना ये वो अति के प्रभाव में ही कर रहा है। और 9 लोगों पर राज करना चोंगजाओ का नहीं, अति का लक्ष्य है, चाहे उसके लिए चोंगजाओ की माँ को सबके सामने बुरा ही क्यों ना साबित करना पड़े। अति का तो अर्थ ही असहनशील, बेसब्र होता है। चोंगजाओ को जो कुछ भी चाहिए वो जल्द से जल्द चाहिए, वो इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता।